प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो कक्षा 10वीं विषय गणित, आज मैं नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय आपके सामने ले आया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स में। यू कैन डू मैथ्स, गणित आप कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि अध्याय में जो ये है इसका मतलब क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इससे शब्दों की बात करें तो दो चर आप जानते होंगे, दो चर होंगे, वो रैखिक समीकरण का युग्म होगा, जोड़ा होगा। ये तो शब्दार्थ की बात हुई। बोला मैं बात की शुरुआत करता हूँ। मैं जब लगभग तीसरी चौथी में पढ़ता था, गांव का पढ़ा हुआ लड़का हूँ, गांव से ही 8वीं तक मेरा अध्ययन हुआ। तो मैं जब तीसरी चौथी में था तो मेरे चाचा जी अक्सर, एक चाचा जी थे, वो अक्सर मुझसे सवाल किया करते थे। बड़े उनके तब बड़े विचित्र वो सवाल लगा करते थे मुझे, और उनके पूछने का कारण शायद ये था कि मैं थोड़ा ठीक ठाक था पढ़ने में, इसलिए वो मुझसे वो सवाल पूछा करते थे। वो सवाल बड़े उटपटांग मुझे लगते थे तब। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ले जा रहा हूँ रैखिक समीकरण की ओर। तो चाचा जी ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि रणजीत बता कि मेरे पास कुल 50 फल हैं, जिसमें अमरूद का भी फल है और आम का भी फल है। मेरे पास कुछ 50 फल है। मेरे से वो प्रश्न इसी तरह प्रश्न किया करते थे। उन्होंने कहा, मेरे चाचा जी ने कहा, रणजीत बता मेरे पास कुल 50 फल है, अमरूद और आम के फल हैं, दो तरह के फल हैं, 50 कुल फल हैं, और अमरूद के फलों की संख्या आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब तू बता अमरूद कितने हैं और आम कितने हैं। यकीन मानिए बड़ा जादू लगता था उस समय, वो तुरंत बता दिए थे। मैं जोड़ते घटाते रहता था, तीसरी चौथी का बच्चा परेशान हो जाता था। बड़ी जागरूकता होती थी, कैसे इतना जल्दी पूछ लेते हैं, फिर इतना जल्दी बता देते हैं, और मैं उसी में जूझ जाता था। अब वो भी गाय चराते थे, मैं भी गाय चराता था, और फिर जूझने के बाद उत्तर भी नहीं आता था। गाय किसी खेत में पड़ गई तो फिर पिटाई भी होती थी, लेकिन अंततोगत्ता मैं जोड़ घटा के इधर उधर करके बता ही देता था। इतनी समझ नहीं थी। धीरे धीरे पढ़ा, उसको जाना कि ये भाई इतनी सरल चीज है। देखो वो कह रहे थे कि कुल 50 फल है, अमरूद के भी फल हैं, उसमें आम के भी फल हैं। ठीक है, अमरूद के फल भी हैं और आम के भी फल हैं, अब कुल फलों की संख्या 50 है। देखें, अमरूद का फल धन आम का फल, कुल फल कितने? 50। अब अमरूद के फल को हमने यक्ष मान लिया, तो यक्ष धन आम के फल बराबर 50। अब आम के फल बराबर, आम के फल ध्यान दीजिएगा, बराबर 50 ऋण एक्स। अमरूद के फल एक्स मान लिए, कुल फलों की संख्या 50 है, तो आम के फलों की संख्या हो गई 50 ऋण एक्स। अब देखो ये कितनी सरल बात है, उस समय कितनी कठिन लगती थी। ठीक है, मैंने इसको जोड़ा क्यों कि वो कह रहे थे कुल 50 फल है मेरे भाई, अमरूद के फल हैं कुछ, कुछ आम के फल हैं। अमरूद के फलों को हमने यक्ष मान लिया, धन आम के फल बराबर 50, तो आम के फल बराबर 50, ये यक्ष इधर धन में उधर चला गया ऋण में हो। राइट, ये आप पढ़े होंगे 8वीं में। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख लें। अब आम के फलों की संख्या हो गई 50, अमरूद के फलों की संख्या है x। अब मेरे चाचा जी कह रहे थे कि अमरूद के फलों की संख्या आम के फलों की संख्या, आम के फल की संख्या 50 माइनस
आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर है। ये बराबर का साइन लगा है मेरे भाई। अमरूद के फलों की संख्या आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर है, इसलिए हमने बराबर बीच में लिख दिया। अब देखिए x बराबर ये 50 में 4 का गुणा 200, फिर 4 का x में गुणा ऋण 4x। अब 4x इधर आया तो x धन 4x बराबर 200, तो 5x बराबर 200, तो x बराबर 200/5। अब ये तो आपके समझ में आता, ये आ गया 40। क्या x बराबर 40 क्या आ गया? अमरूद की संख्या 40 आ गई। अमरूद की संख्या आ गई 40। x अमरूद की संख्या मैंने माना था, आ गई कितनी? 40। अब आम के फलों की संख्या 50 माइनस x, तो हम 50 में x आया 40 घटा दिए तो ये 10 आ गया आम के फलों की संख्या। देखिए कितना सरल है यार। आम की फलों की संख्या 10 थी, अमरूद के फलों की संख्या 40 थी, 40 10 50, कुल फल 50 थे। और ये कह रहे थे चाचा जी अमरूद के फलों की संख्या, अमरूद के फलों की संख्या आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर। अब देखिए बैलेंस हो गया 40 बराबर 40। मैं कहना क्या चाहता हूं, हम जो रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, 2 चर वाले पढ़ने वाले हैं, ये मैंने 1 चर का आपको उदाहरण बताया, तो ये हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी है भाई। यही तो गणित है। आपको लगता होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई, क्या x y। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये x y करते रहते, इसका क्या मतलब? ये मतलब है प्रभु कितना आसान ये कैलकुलेशन हुआ। तो ये चूंकि x आया इसमें सिर्फ, इसलिए ये 1 चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या बताया होगा? जहां चर की घात 1 हो, ये x की घात 1 है, ये समीकरण ही बन रहा है, ये रैखिक समीकरण ही बना, ये रैखिक समीकरण ही बना। x बराबर 200 माइनस 4x, ये 1 चर वाला रैखिक समीकरण, राइट। इसी बात को चलिए समझते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, फिर बाकी बात आपको समझाता हूं। आइए देखते हैं। अब अमरूद की संख्या हम x मान लेते हैं। चाचा जी के उसी सवाल को मैं हल कर रहा हूं। चाचा जी कह रहे हैं 50 फल हैं, जिसमें अमरूद है, आम है। अमरूद के फलों की संख्या आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर, राइट। तो माना अमरूद के फलों की संख्या x है, ये x है, और आम के फलों की संख्या, आम के फलों की संख्या, फलों की संख्या कितना है भाई? आम के फलों की संख्या y है। अब हम अलग अलग मान लिए, एक चर हमने ले लिया x, एक चर ले लिया y। कुल फलों की संख्या 50 है, तो क्या हो गया? x अमरूद के फल धन y आम के फल बराबर कुल कितना? 50। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। अब चाचा जी कह रहे हैं कि अमरूद के फलों की संख्या बराबर आम के फलों की संख्या के 4 गुने के बराबर, यानी x बराबर 4y। इसको हम अगर 4y को इधर लाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें, x ऋण 4y बराबर 0। दूसरा समीकरण, अब देख लें, ये 2 समीकरण हो गए। x धन y बराबर 50, x ऋण 4y बराबर 0, ये 2 समीकरण हो गए। और ये दोनों रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले, 2 चर हैं। चर आप समझते होंगे, चर जिसका मान निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, वो चर x y चर है।
दो चर वाले, x एक चर है, एक चर y है, इसमें भी x y है, ये दो चर वाले हैं, क्या रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, जहां चर की घात एक हो, जहां चर की घात एक हो, इन चरों की घात एक है भाई बहन, एक, ये एक एक, तो एक जब घात होती है तो लिखी नहीं जाती, दो की घात एक नहीं लिखी जाती, क्योंकि दो की घात एक मतलब दो, ठीक है। दो चर वाले एक्स वाई दो चर हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहते हैं जो जिसका ग्राफ एक रेखा बनाए, एक रेखा बनाए, वो रैखिक समीकरण। इस बात को भी समझाऊंगा रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। पहला तो ये कि रैखिक समीकरण में चर की घात एक होती है हमेशा। दूसरा, रैखिक समीकरण का ग्राफ एक रेखा बनाता है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग, युग माने जोड़ा, एक ये है एक ये है, ये दो हो गए इसलिए युग्म लिखा। अब आपको समझ में आया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, दो चर वाले एक्स वाई दो चर हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चूंकि एक्स और वाई की घात एक है, ये ग्राफ में एक रेखा बनाएगा, इसलिए रैखिक समीकरण। समीकरण इसलिए कि ये बाया पक्ष दाया पक्ष है, जो दो की समानता व्यक्त करे वो समीकरण। युग मतलब जोड़ा। बात समझ में आई। ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक ये समीकरण एक ये समीकरण। अब देखें आगे बात आती है, आगे बात यह है कि ये समीकरण के सामान्य रूप होते हैं। क्या सामान्य रूप होते हैं, कैसे, ये होता है चूंकि दो समीकरण है तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। पहला ये समीकरण, चूंकि दो समीकरण है इसलिए a1 b1 c1 ये पहला है, और दूसरा समीकरण समान रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ये दूसरा समीकरण। बात समझ में आ रही। ये सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते, इसी फॉर्म के ये समीकरण, इसी फॉर्म के ये समीकरण, ठीक है। यहाँ a1 b1 c1 क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ध्यान रहे a1 और b1 ये 0 के बराबर नहीं होंगे दोनों। इसी तरह a2 और b2 भी 0 के बराबर नहीं होंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये होंगी तो वास्तविक संख्या, लेकिन चूंकि ये समीकरण युग्म है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो a1 b1 0 नहीं हो सकते, नहीं ये x 0 हो जाएगा, ये y। उसी तरह a2 b2 ये 0 नहीं हो सकते, अन्यथा ये टर्म ये पद 0 हो जाएगा, फिर वो दो चर वाला रैखिक समीकरण रह ही ना जाएगा। यहाँ ये बात समझ में आई। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इनका सामान्य रूप ये, ठीक है। एक चीज थोड़ा शायद आपको कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ x धन y बराबर 50 लिखा है और यहाँ आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 रखे हैं, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं। एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे प्लीज। इसको लिख सकते हैं x प्लस y माइनस 50 इजकल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 4y प्लस 0 इजकल टू 0, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ x का गुणांक 1 है, यानी कि यहाँ x का गुणांक 1 है, यानी कि यहाँ a1 क्या है, यहाँ a1 1 है, यहाँ b1 1 है, यहाँ c1 ऋण 50 है। a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, 1 है। a1 क्या,
पहले समीकरण के x के गुणांक को a1 कहते हैं। b1 क्या, पहले समीकरण के y के गुणांक को b1 कहते हैं। c1 क्या, पहले समीकरण के कांस्टेंट टर्म को, अचर पद को c1 कहते हैं। यहाँ c1 है ऋण 50। उसी तरह दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2 कहते हैं। यहाँ एक है, एक x लिखा नहीं जाता, x अकेला लिखा है, इसका मतलब उसका गुणांक एक। दूसरे समीकरण के y के गुणांक को b2 कहते हैं। b2 -4 है यहाँ b2। और दूसरे समीकरण के कांस्टेंट टर्म माने अचर पद को NeC2, दूसरे समीकरण के अचर पद को C2 कहते हैं। C2 बराबर 0। मैं वही अपने चाचा जी वाली घटना को आपको समीकरण के माध्यम से समझा रहा हूं। इतनी बात स्पष्ट हुई क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और ये रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप हैं। यहाँ a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले समीकरण के x के गुणांक को a1, पहले समीकरण के y के गुणांक को b1, पहले समीकरण के अचर पद को c1 कहते हैं। इसी तरह दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2, दूसरे समीकरण के y के गुणांक को b2, दूसरे समीकरण के अचर पद को c2 कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैं आपको बता दूं, बहुत उपयोगी, गणित में ये समीकरण बहुत ही उपयोगी, और समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना भी आना चाहिए, बहुत उपयोगी। आपकी जो गणित में ये वर्ड्स प्रॉब्लम संख्याओं में लिखा रहेगा, फिर उनको हम समीकरण का रूप देंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है मैंने ये प्रैक्टिकली आपको फील कराया कि ये समीकरण का उपयोग क्या है, समीकरण बनाते कैसे, और धीरे धीरे मैं गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या। इतनी बात समझ में आई? ओके, आइए आगे चलते हैं और फिर दूसरी चीज आपको बताते हैं। ठीक, अब मेरे भाई समीकरण को हल करने की विधियां, समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो समीकरण को हल करने का एक ग्राफ विधि है, ग्राफी विधि से हल करते हैं। समीकरण हल करने की विधि, ठीक है, विधि है। तो एक विधि क्या है? ग्राफी विधि, ग्राफ विधि, इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल, है ना। फिर आगे की विधि है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, किताब में लिखा है, आप सुन भी रहे हैं। ग्राफ विधि आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ग्राफ विधि लिखी। ग्राफ विधि से हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। समीकरण हल करने का मतलब ये जो दो चर वाले समीकरण दिए हैं, इनके x y के मान को ज्ञात करना, तो समीकरण हल करना है। और फिर इसी मान को हम जब रखेंगे किसी समीकरण, तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे, बैलेंस आएंगे, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ विधि से आपको समीकरण हल करना समझाते हैं। ग्राफ विधि, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर किनारे लिख देता हूं, ये क्या है? ग्राफ विधि। अब मैंने शुरू में कहा था रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा बनाता है, चाहे जैसे बनाए वो सरल रेखा बनाता है, राइट। हम दो समीकरण लेते हैं, आइए हम दो समीकरण लेते हैं, बिल्कुल सरल समीकरण, और फिर उसी माध्यम से आपको ग्राफ समझाते हैं। पहला समीकरण क्या? पहला समीकरण x धन 3y बराबर 6, ये पहला समीकरण, ओके। दूसरा समीकरण है
2x ऋण 3y बराबर 12। ये दूसरा समीकरण आपका मैंने लिया। ये दो समीकरण हमने, ठीक है। अब देखें पहले समीकरण को हम पहले समीकरण से अब हम हल कर रहे हैं। पहले समीकरण x धन 3y बराबर 6, इसको हम लिख सकते हैं 3y बराबर 6 ऋण x। फिर इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 6 ऋण x बटे 3। ये y का ये गुणांक नीचे चला गया, y बराबर 6 ऋण x, ये 3 नीचे चला गया, ये समझिएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक टेबल बना रहे हैं आप, टेबल, ये देखिए एक टेबल बना रहे हैं और इस टेबल में हम यहाँ लिखे देते हैं क्या, x, और यहाँ लिखे देते हैं y बराबर 6 ऋण x बटे 3। इसी तरह दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण क्या है, 2x ऋण 3y बराबर 12, ठीक है। 3y उधर चला जाए तो 2x ऋण 12 बराबर 3y। इसको हम लिख सकते हैं 3y बराबर 2x ऋण 12। बिल्कुल सरल है बोला। ये 3y को हमने उधर कर दिया, ऋण में था धन में हो गया, 12 को हम इधर लाए ऋण में हो गया, 2x ऑलरेडी इधर है, ये पक्षांतर विधि है। अब 3y को हम इधर लाए, चूंकि हमको y इक्वल टू लिखना है, 3y को हम इधर लाए, 2x ऋण y को हम उधर ले गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 2x ऋण 12 बटे 3। एक टेबल हम ऐसे दूसरे समीकरण का बना लेते हैं। ये एक टेबल हम बना लिए किसका, दूसरे समीकरण का। यहाँ लिखा हमने x और यहाँ लिखा y बराबर 2x ऋण 12 बटे 3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप जानते हो तो एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। x अक्ष ग्राफ में x एक्सिस x अक्ष, y एक्सिस y अक्ष, उसी में तो हम ग्राफ बनाएंगे, उसी में तो हम निर्देशांक डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां ध्यान ये देना है, x का हम ऐसा मान लें कि ये कैलकुलेट करने पर 3 से डिवाइड हो। जब x का मान हम इसमें रखें तो 3 से डिवाइड होगा। अब ये आप देखें, x अगर हम 0 लेते हैं, ध्यान दीजिए x हमने 0 लिया, तो यहां हम मान रखेंगे x का, तो क्या है, y बराबर 6 माइनस x बटे 3। तो y बराबर x हमने क्या लिया 0, तो 6 ऋण 0 बटे 3, तो क्या हो गया, y बराबर 6 बटे 3, तो 3 दूनी 6, y बराबर 2 आ जाएगा। बात समझ में आई। x का यहाँ हम अपने से मान रखेंगे, वो मान रखेंगे जो इस वाले में रखने पर ये 3 से सामान्य रूप से डिवाइड हो जाए, 3 का भाग चला जाए, रेशनल नंबर ना आए तो निर्देशांक डिनोट करने में, निर्देशांक लगाने में सरलता होगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, आपके उदाहरण से ही सवाल समझा रहे हैं। x अगर हम 6 लेते हैं, x हमने 6 लिया, यहाँ पर x का मान रखेंगे, y बराबर 6 ऋण x का मान 6, तो 6 ऋण 6 0 बटे 3, अर्थात आ गया 0। ये समझ में आता हो। इसी प्रकार से ये पहले समीकरण के लिए है, पहले समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए। अब दूसरे समीकरण में देख लें, x हम क्या लें, कोई सरल ले, x भी हम 0 ले लेते हैं, ये 0 ले लिया, तो यहाँ 2x ऋण 12 बटे 3, तो इसको भी हम समझा देते हैं। x हमने यदि x बराबर 0 लिया, ये दूसरे की बात मैं कर रहा हूं, तब क्या, y बराबर
चूंकि 2x ऋण 12/3 है तो y बराबर, x हमने 0 लिया, तब y बराबर क्या आएगा, y बराबर 2 गुणे 0 ऋण 12/3, 2 शून्यम शून्य ऋण 12/3, तो शून्य में 12 जाएगा तो ऋण 12, तो 3 चौक 12 यानी ऋण 4 आ गया है। क्या आ गया, ऋण 4। x जब हम 0 लिए तो y आ गया ऋण 4। क्योंकि x निर्देशांक y निर्देशांक हम ग्राफ में रखेंगे ना, जिसको निर्देशांक कहते हैं, उसी प्रकार से अगर हम x3 लेंगे, यहाँ x3 लेंगे तो देखें इसी में रखेंगे, 2 3 6, 6 में 12 गया -6, और -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। अब तो अगर आप इसको समझ लिए, इसको समझ लिए तो कर लेंगे, x जब 3 लिए तो y आ गया ऋण 2। बात समझ में आई। अब इसको हम ग्राफ में डिनोट करेंगे। कहा, ग्राफ में। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये रैखिक समीकरण का ग्राफ एक रेखा बनाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ग्राफीय विधि है एक समीकरण को हल करने की। अब देख ले मेरे भाई, ये है y एक्सिस माने y अक्ष, y अक्ष, और ये है मेरे भाई x अक्ष, x एक्सिस, x अक्ष, ये है मूल बिंदु 0। अब इसमें बराबर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह इधर 1 2 3 4 5, इसी तरह इसमें 1 2 3 4 5। आप जानते हैं मूल बिंदु से x एक्सिस का इधर धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6, ये y का ऊपर धनात्मक, ये धन धन का कोऑर्डिनेट है ना, 1 2 3 4 5, ये y का ऋणात्मक है, क्या, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। इसी तरह से x का ऋणात्मक है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है। अब देखें पहले समीकरण में x 0 है तो y 2 है। अब ये बिंदु कहां पर है, x 0 y 2, x 0 y 2, x इधर उधर है, x इधर भी, x इधर भी, इधर धनात्मक इधर, तो x 0 y 2 यहां आएगा, x 0 y 2, ये a बिंदु हमने, ये बिंदु आया, ये बिंदु आया x 0 y 2। अब x 6 और y 0, x 6 1 2 3 4 5 6, x 6 और y 0, क्योंकि y 0 है तो इधर उधर नहीं जाएगा, ये हो गया, इसको भी नाम दे देते। ठीक है, तो अब इसको हम मिला दें। अब देखिए हो सकता है रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो भाई बहन, ये चूंकि ये एक बिंदु है पहले समीकरण का, एक ये बिंदु है, हमने इसको मिला दिया, ये एक रेखा बन गई। ये रेखा किसकी है, ये रेखा पहले समीकरण की है, ये रेखा है x धन 3 y बराबर 6 समीकरण, ये पहले समीकरण की ये रेखा है, ये राइट। अब दूसरे समीकरण x 0 y -4, x 0 y -4, हम नीचे आएंगे, यहाँ पर ये C बिंदु है, x 0 y -4, ये कोऑर्डिनेट निर्देशांक, ये C बिंदु हो गया, ध्यान दीजिएगा। x 3 y -2, x 3 1 2 3 y -2, इसके सामने ये यहाँ पर x 3 y -2। अब दूसरे समीकरण का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक निर्देशांक, कोऑर्डिनेट निर्देशांक। अब इनको हम मिलाएंगे, अब इनको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी,
ये बनी एक रेखा, ये रेखा हो गई दूसरे समीकरण की, यानी 2x ऋण 3y बराबर 12। दूसरे समीकरण की रैखिक समीकरण, जो ग्राफ जिसका एक रेखा बनाए, ये दो रेखा, जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु, यही प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक यानी x और y इस समीकरण का हल होगा। यहाँ x क्या आ गया, इस बिंदु का x है 6 और y है 0। यही x 6 और y 0 इस समीकरण का हल है। देख लें समीकरण का हल क्यों है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बैलेंस कर रहा है ये समीकरण। समीकरण क्या है, x धन 3y बराबर 6। x क्या है 6, x के स्थान पर 6 लिखो, धन 3y, y क्या है 0 है, 3 गुणे 0 बराबर ये 6 है, तो ये 6 धन 0 बराबर ये 6 है, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब x बराबर 6 y बराबर 0। इन समीकरण की ये हल सही है, राइट है, ये समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही, ये है ग्राफ विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करना। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये है ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना। बिल्कुल सरल है। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं आपको कुछ नहीं समझ में आता, मैं इसमें सुधार करूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ये समझाया, आपका ये होच पोच तो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। पहले समीकरण को लेते हैं y के रूप में ऐसे लिखते हैं, दूसरे समीकरण को लेते हैं फिर y के रूप में ऐसे लिखते हैं, ये दो सारणियां बना लेते हैं, दो इनके मान लेते हैं, दो मान ऐसे लेते हैं कि थोड़ा उनमें दूरी रहे, जैसे ये 0 4 -4, तो ये 0 -4 यहाँ आया और 3 -2 यहाँ आया, तो इससे एक रेखा बन गई। बात समझ में आई, एकदम सरल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मस्त होके पढ़ना है। आगे थोड़ी सी चीज आपको और मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये ग्राफ विधि से हल करना है। आइए आगे देखते हैं, आगे हम क्या बताएंगे आपको। हम ये कैसे जाने कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं इनका हल है कि नहीं है, कि इनके कई हल हैं, ये चीज हम कैसे जाने, तो इसके जानने का भी तरीका, ठीक है। अब देखें इनका हल कहाँ होता है, ग्राफ में जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु इनका हल होता है। मान लो रेखाएं न प्रतिच्छेद करती तो हल ना मिलता। अब देखें दो रेखाओं में यही 3 संबंध हो सकता है, इसके अलावा कोई संबंध हो तो आप बता दो। दो रेखाओं के यही 3 संबंध हो सकते हैं। कौन, या तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, भाई ये यहां प्रतिच्छेद कर रही, दो रेखाओं में ये 3 संबंध ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई संबंध नहीं हो सकता, समझिएगा। या तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या तो ये रेखाएं समांतर होंगी। ये दूसरा, पहला ये, या तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद, दो रेखाओं की बात कर रहा हूं, ध्यान दे, दो रेखाओं में यही 3 संबंध हो सकते हैं, या तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरा या तो ये रेखाएं समांतर होंगी, तीसरा या तो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, जिसको समपाती कहते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर। 3 के अलावा इनमें कोई चौथा संबंध हो ही नहीं सकता। पहला संबंध हो सकता है दो रेखाओं में एक दूसरे को काटे प्रतिच्छेद करें, दूसरा संबंध हो सकता है एक दूसरे के समांतर हो, और तीसरा संबंध हो सकता है
एक दूसरे के ऊपर हो, एक रेखा ये, फिर उसी की ऊपर दूसरी रेखा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा, दो थे है ना, इसलिए दो रेखा लिए, चूंकि ये रेखा बनाते हैं इसलिए हमने दो रेखा लिखी, क्योंकि ये दो रैखिक समीकरण है ना भाई, तो हम दो रेखाएं लिए। तो मतलब क्या हुआ? मतलब साफ हुआ, या तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब देखें, जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो दो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। जब ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इनका कोई हल नहीं होगा, समझिएगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी, तो इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। काहे के हल भाई? एक्स वाई का मान जब प्रतिच्छेद करेंगे तो एक्स वाई का एक अद्वितीय मान होगा, एक ही मान होगा। जब ये समांतर रहेंगी कोई मान नहीं आएगा, हल नहीं होगा। जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे मतलब हर बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो अनंततः अनेक हल होंगे। अब देखें, पहला, यदि यदि अब उधर जाएं, यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। अब A1 अपान A2 क्या है भाई? पहले समीकरण के x के गुणांक को A1, दूसरे समीकरण के x के गुणांक को A2, पहले समीकरण के y के गुणांक को B1, दूसरे समीकरण के y के गुणांक को B2। इनका रेशियो अगर बराबर नहीं है, जैसे मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पहला समीकरण क्या था? x ऋण 3y बराबर 6, यही था। मैं समीकरण देख लेता हूं अभी जो आपको समझाया था, ठीक है। x धन 3y बराबर 6, और दूसरा समीकरण था 2x ऋण 3y बराबर 12। अब देखें, इसका x का गुणांक 1 है। अब A1 अपान A2 यानी A1 1, यहाँ A1 1 है, 1/2, और B1 अपान B2 यानी 3/3। ये दोनों बराबर नहीं, ये ऋणात्मक है भाई, ये पॉजिटिव है। इतने से समझ में आया कि ये बराबर नहीं। यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तब ये समीकरण ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा और इसके एक अद्वितीय हल होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। कब? जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होगा, तब वो समीकरण समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को, जो रेखाएं बनेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उनका एक अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल क्लियर है, सरल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए। अब दूसरा क्या? यदि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 बराबर ना हो C1 अपान C2 के, तब ये समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? समांतर रेखा। अब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। कब? जब इस कंडीशन को फॉलो करें। क्या? यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, ये समीकरण से हम देख लेंगे, तब उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो ग्राफ में
समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा। तो समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो उनका हल हो ही नहीं सकता। इस स्थिति में कोई हल नहीं। बात समझ में आ रही? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दे देता ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी रूप में इसको आना। ठीक है। अब तीसरा क्या, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अपरिमित हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, कई हल होंगे, काय के एक्स वाई की कई वैल्यू आएंगी। और रेखा कैसा प्रदर्शित करेगा ग्राफ में, संपाती, एक के ऊपर हो। ये प्रतिच्छेदी रेखा, पहला प्रतिच्छेदी प्रदर्शित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा, इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा, इस कंडीशन में, इस स्थिति में समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। और इस स्थिति में संपाती रेखा, तीसरे में संपाती, कोइंसिडेंट, संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। फिर से देख ले, यदि अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो आपको समझाया था, समझ में आ गया। यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 तो एक अद्वितीय हल होगा और ये प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा ग्राफ इसका। दूसरा, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा प्रदर्शित करेगा। तीसरा, यदि ये तीनों अनुपात बराबर होंगे, माने A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 होगा, तब इसके अनंत अनेक हल होंगे, हल होंगे और इसका ग्राफ संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब देख यहां पर एक बात और, जब ये स्थिति होगी प्रतिच्छेदी रेखा, तब वो समीकरण संगत होंगे। जब प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेगा समीकरण का युग्म, तब वो समीकरण संगत होंगे, संगत, कॉन्सिस्टेंट इसको कहते हैं इंग्लिश। जब कोई हल नहीं होगा तब वो होगा असंगत, 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 इनकॉन्सिस्टेंट इंग्लिश में, आपकी किताब में भी वो इंग्लिश लिखा है। जब संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा तो डिपेंडेंट कॉन्सिस्टेंट, आश्रित संगत। इसका मतलब आपको आगे समझाएंगे, लेकिन इतना समझने, ये भी संगत होगा क्योंकि इसके भी हल होंगे, चाहे अनंत हल हो लेकिन हल होंगे। प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में समीकरण संगत होंगे, कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा की स्थिति में समीकरण असंगत होंगे। और तीसरा, अनंत हल होंगे, संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा तो आश्रित संगत, यानी कि संगत ही। ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने रखा, पूरी आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज मैं आपको बता रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर मैं आपको कह दूं बेटे ये बहुत सरल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये समीकरण आगे पूरे गणित में, और यहाँ कहूं कि गणित की तो हर चीज पूरे जीवन में उपयोग होती है, लेकिन गणित हल करने के लिए समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। समीकरण हर चीज आपके, हर गणित में, हर टॉपिक में इस समीकरण का रोल रहेगा, इसलिए समीकरण को ध्यान से पढ़िएगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं कि
10वीं की गणित हिंदी मीडियम और 8वीं की गणित हिंदी मीडियम RS तोमर सर ने शुरू कर दिया। चल भाई समझ, बड़ा आनंद आता है। तो आज बस इतना ही, इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।